Hello everyone, welcome to NTA NEET Test 80 Chemistry Discussion. I am Shashi. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ. द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन द ऑर्डर. हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजनिक एटम में जब हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स देखते हैं तो हम केवल n वैल्यू से देखते हैं. अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन रहता, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में n+l वैल्यू से देखते हैं, बट यहाँ पे केवल n वैल्यू से देखेंगे. जितना ज़्यादा n होगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी होगी. और सेम n के लिए सारे सबशेल में सेम वैल्यूज़ होंगे. जैसे 3s 3p 3d इन तीनों की सेम होगी. 4s और फिर 4p की बराबर होगी बट ग्रेटर दैन थर्ड ऑर्बिटल. तो ये C आंसर हो जाएगा. विच हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट अगर हम देखें तो एक Cl डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इधर एक Cl क्रिएट कर रहा है, तो ये दोनों आपस में कैंसलेशन कर रहा है. तो ये ओवरऑल एक ही Cl नेट शो कर रहा है डाइपोल मोमेंट के लिए. अगर हम इसको देखें तो ये Cl और ये Cl 120 डिग्री पे है. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 120 डिग्री पे अगर दो फोर्स हैं तो इसका नेट F सेंटर पे आ जाता है, F नेट जो होगा, और ये इक्वल टू F ही होगा. या आप सॉल्व भी कर सकते हो. जैसे F नेट जो है दिस इज़ इक्वल टू √f² + f² + 2f इंटू F मतलब f² cos 120 डिग्री. cos 120 डिग्री माइनस हाफ होगा तो ये √f² + f² और माइनस f² आ जाएगा. तो ओवरऑल वैल्यू f आ जाएगी. सिमिलरली यही काम यहाँ पे भी कर रही है. दोनों Cl का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो सेंटर में ऐड हो जाएगा. मतलब एक Cl का तो है ही, एक और Cl का ओवरऑल ये अटैच हो रहा है. थर्ड स्ट्रक्चर में तो एक म्यू नेट ऊपर एक म्यू नेट नीचे, तो ओवरऑल म्यू जो होगा उसका म्यू नेट 0 हो जाएगा डाइपोल मोमेंट. इसमें भी अगर हम देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर 120 डिग्री पे है तो इसको हम रिमूव करके और एक Cl यहाँ पर ऐसा इमेजिन कर सकते हैं. तो इसका म्यू नेट और इसका म्यू नेट अगेन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी म्यू 0 आ जाएगा. तो जो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट है वो ये शो कर रहा है 2 Cl के करस्पॉन्डिंग, और ये केवल एक ही Cl के करस्पॉन्डिंग शो कर रहा है. द रिएक्शन दिस फिनॉक्साइड आयन गिवन है हमें और CO2 के साथ रिएक्शन हो रही है. फिनॉक्साइड आयन और CO2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो CO2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर इस तरह से रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं. और ये कोल्बे रिएक्शन नाम है इसका. डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलेशन तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो रहा है और फिर फर्दर ये रिएक्शन में फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो जाएगा या OH और CO2H फाइनली बन जाएंगे. तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम कोल्बे रिएक्शन है. राइमर-टाइमन रिएक्शन क्या होता है? राइमर-टाइमन रिएक्शन में इसी का फिनॉक्साइड आयन का हम CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसमें डाइक्लोरोकार्बीन ये सब रिएक्शन करता है और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो CHO ग्रुप अटैच होता है इस पर. वुड्स रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन तो नहीं है क्लियरली. इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड द T2G ऑर्बिटल्स आर. तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो एनर्जी जो d ऑर्बिटल्स की रहती हैं वो चेंज हो जाती हैं. मतलब जैसे d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाता है. अगर ऑक्टाहेड्रल माने तो ऐसा है, तो dz² है इस एक्सिस के अलोंग, और इन दोनों एक्सिस के इन चारों के अलोंग dx² y² है. तो dx² y² की एनर्जी हाइयर चली जाती है dz² एंड dx² y² की, और बाकी तीन ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर रहती है dxy dyz और dzx. इनको हम T2G बोलते हैं और इनको हम Eg ऑर्बिटल्स बोलते हैं. अब देखो हमने एनर्जी गैप भी इसी अकॉर्डिंग बनाया है. ये अपना d ऑर्बिटल की लाइन थी एनर्जी की, और ये जो ओवरऑल डिफरेंस आता है इस ओवरऑल डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा नॉट. अब डेल्टा नॉट मानो कि ये जो गैप है ये x है, ये जो गैप है ये y है, तो यहाँ से x + y जो है ये इक्वल टू डेल्टा नॉट है. और अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करें, मतलब इनिशियल जो एनर्जी थी वही फाइनल एनर्जी भी होगी. तो ये 3 ऑर्बिटल्स लोअर गए हैं तो 3x, और ऊपर में 2 ही ऑर्बिटल ऊपर गए हैं तो 3x इज़ इक्वल टू 2y फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो इसको हम इस वाले फर्स्ट वाले को इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये 3x + 3y इक्वल टू 3 डेल्टा नॉट आ रहा है, और 3x को 2y से सब्सटीट्यूट कर दो तो 2y + 3y, तो 5y इज़ इक्वल टू 3 डेल्टा नॉट. यहाँ से हमें y मिल गया
y इज़ इक्वल टू 3 डेल्टा नॉट बाई 5। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, T2g में एनर्जी चाहिए। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ से अगेन सब्सटीट्यूट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 2/3y, दिस इज़ इक्वल टू 2/3, 3/5 डेल्टा नॉट, 3 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ रही है 0.4 डेल्टा नॉट। तो एक तो है कि आप इसको याद रखते हो अगर कि ये x जो है ये 0.4 डेल्टा नॉट है और y जो है ये 0.6 डेल्टा नॉट है, तो ऐसे हो जाएगा, वरना ज़्यादा चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकली अगर आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो तो ये सब काम आसानी से कर सकते हो। तो लोअर हो रही है, लोअर इन एनर्जी 0.4 डेल्टा नॉट। ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, सोडियम फाइनली चेंजेस टू, सोडियम जो है वो सबसे पहले एयर के साथ ऑक्साइड बना लेगा Na2O, ये फर्दर रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है तो NaOH फॉर्म हो जाएगा, जो कि फर्दर CO2 और इन सब के साथ रिएक्ट करके Na2CO3 फॉर्म कर लेता है। तो ये रिएक्शन Na2CO3 फाइनली कन्वर्ट हो जाएगी। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ इज़ लार्जर दैन, हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, स्मॉलर कटायन होगा तो ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, स्मॉलर कटायन होगा तो ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, एंड हाइयर चार्ज होगा अगर तो भी ज़्यादा हाइड्रेशन होगा। तो इन दोनों फैक्टर पे हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है। Al3+ की तो ज़्यादा चार्ज है, हाइयर चार्ज है और स्मॉलर कटायन भी होगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी Al3+ की हाइयर होगी। Na+ रिलेटिवली बड़ा कटायन है और लेसर चार्ज है Mg2+ से, तो इसमें कम हाइड्रेशन एनर्जी होगी, तो Na+ जो होगा वो एक आंसर हो सकता है। Na+ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Mg2+ इज़ लार्जर दैन दैट ऑफ Na+। Be2+ जो है वो स्मॉलर है साइज़ में Mg2+ से, और अगर साइज़ में स्मॉलर होगा तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी Be2+ में ज़्यादा होगी। K+ भी, अच्छा K+ भी तो हो सकता है, K+ में भी बड़ा साइज़ है और चार्ज कम है, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है, B एंड D। अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ प्योर सैंपल of an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm but also a concentration of 1 mole per liter। तो concentration के साथ हमें रिलेट करना है आइडियल गैस इक्वेशन को। PV इक्वल टू nRT है, V को उधर शिफ्ट कर दे तो P इक्वल टू N/V RT आ रहा है, concentration मोल बाई वॉल्यूम कर दिया हमने, concentration C RT लिख देते हैं। प्रेशर हमें गिवन है 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है 1 मोल पर लीटर, आर की वैल्यू हम लीटर में वाली यूज़ कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पे गिवन है 0.082, बट जो हमें 1/12 अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। और टेम्परेचर, तो यहाँ से अगर हम देखें एटीएम और एटीएम इधर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, मोल और मोल इधर कैंसिल हो गए और लीटर भी कैंसिल हो गया, तो टेम्परेचर क्या आ रहा है यहाँ से, दिस इम्प्लाइज कि टेम्परेचर जो है वो है 12 केल्विन, तो टेम्परेचर 12 केल्विन आ रहा है। 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, पहले प्रोपेन बनाया, 1,2 पे डाइब्रोमो बनाया, जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, तो ये प्रोपीन बना लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट पोटैश एलम, पोटैश एलम का फॉर्मूला तो यही होता है, ये तो सही है, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, ये गलत दिया हुआ है, बेसिक नहीं होता। Al3+ आयंस के कारण Al3+ जो है ये H2O में AlH2O6 3+ कटायन बना लेता है हाइड्रेशन के बाद, और ये अब एसिडिक हो जाता है, मतलब ये वाटर में H+ रिलीज़ कर सकता है, क्योंकि Al3+ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन निकल सकता है उससे। कैसे निकलेगा आप समझ सकते हो, जैसे H2O अगर इसको सराउंड कर लिया है तो Al3+ पोलराइजेशन इतना ज़्यादा कर देता है कि ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी ज़्यादा इसके तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो H+ के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे। तो जो सोल्यूशन है इट्स एक्वस सोल्यूशन इज़ एक्चुअली एसिडिक इन नेचर, तो ये गलत है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताना है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्योंकि कंडक्शन जो
फॉरबिडन गैप रहता है वो बहुत ही कम रहता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो ये फॉरबिडन गैप इतना कम है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कम हो जाती है और टेम्परेचर के साथ। लेड इज़ ओनली स्लाइटली अटैक्ड डाइल्यूट विथ होना चाहिए शायद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, बिकॉज स्लाइटली अटैक इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग ये PbCl2 बन जाता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ PbCl2 इज फॉर्म ऑन द लेड सरफेस। CH3 माइनस के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, CH3 माइनस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ये O माइनस बन जाएगा। तो P क्या बन रहा है, P तो ऐसा बन रहा है CH3 है, दूसरा CH3 आ गया है, O माइनस था, O माइनस के साथ MgBr कटायन फॉर्म कर लेगा ऐसा O माइनस MgBr प्लस। तो और फिर P में फिर अब O माइनस जो है वो एक H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, OH बन गए। तो P और Q दोनों क्लियर है, P ये है और Q तो ये नहीं है। देखें P तो ये है और Q ये है, तो C करेक्ट आंसर हो जाए। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई देखना है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फ़र आता है, ऑक्सीजन है इसके नीचे सल्फ़र है, इसके नीचे सेलेनियम है और इधर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। तो साइज़ डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होती है और इधर जाने पे साइज़ डिक्रीज़ या इधर जाने पे साइज़ इंक्रीज़ होती है। तो बस ऑर्डर हमें पता चल गया, AS का सबसे ज़्यादा होगा, फिर Fe, फिर सल्फ़र, फिर ऑक्सीजन। तो AS, Fe, सल्फ़र, ऑक्सीजन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द इक्विलिब्रियम। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज़ गिवन बाय व्हेन अल्फ़ा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रेशर और ये सब कुछ को ही नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये थोड़ा रफ वे है क्वेश्चन पूछने का ये अच्छा वे तो नहीं है। एटलीस्ट टोटल प्रेशर या कुछ ऐसा लिखना चाहिए था जिसके साथ रिलेट करना आसान है। एनीवे अभी हम टोटल प्रेशर में एक बार सॉल्व करते हैं। 1 मोल मान लेते हैं इसका, अल्फ़ा के टर्म में सॉल्व करना है तो आप x मोल भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस अल्फ़ा होगा तो प्लस अल्फ़ा बाई 2 फॉर्म हो जाएगा। तो मोल के टर्म में फाइनल मोल 1 माइनस अल्फ़ा है, अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई 2। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल हो गए, इन तीनों को ऐड कर दे तो ये 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन तीनों को डिवाइड कर दें टोटल से, 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2। और पार्शियल प्रेशर के लिए हम टोटल प्रेशर से सबको मल्टीप्लाई कर दें। मोल में तो नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 टाइम्स P, अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 टाइम्स P, अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2 टाइम्स P। अब हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, तो अल्फ़ा लेस देन 1 है तो हर एक जगह इसको दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली P आ जाएगा। यहाँ भी अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये अल्फ़ा P आ जाएगा और ये अल्फ़ा बाई 2P आ जाएगा। तो बस KP फाइंड कर लो। O2 की पावर हाफ हो जाएगी, प्रेशर ऑफ O2 की पावर हाफ इनटू प्रेशर ऑफ CO अपॉन प्रेशर ऑफ CO2। सबका प्रेशर पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड कर लिया। ये अल्फ़ा बाई 2P है, अल्फ़ा बाई 2P टू द पावर 1/2, प्रेशर ऑफ CO अल्फ़ा P है अपॉन P, तो P कैंसिल हो गया। यहाँ से वैल्यू आ रही है अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा 3/2 आ रहा है और प्रेशर हाफ आ रहा है और √2 आ रहा है। तो ये 3/2 √2 नीचे आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगेन इन्होंने प्रेशर को नेगलेक्ट किया तो आप प्रेशर यहाँ पे 1 atm मानते हुए और इसको रिमूव कर सकते हो, बट मैंने बताया कि ये बेटर वे है जो हमने सॉल्व किया है, न कि बिना प्रेशर और कुछ के भी हम सॉल्व करें। An aqueous mixture at room temperature 0.1 molar with respect to ammonium chloride क्या NH4Cl, 0.01 molar with respect to NH4OH। NH4OH जो है वो ओल्डर मेथड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये लिखने का कि वो अमोनिया है, तो अब ये कम यूज़ होता है, NH3 लिखते हैं। तो pKb 5 हमें गिवन है, हैंडरसन इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। pKb इक्वल टू POH प्लस लॉग, POH इज़ इक्वल टू, जैसे
हेंडरसन इक्वेशन जैसे pH इक्वल टू pKa होता है, pKa के जगह पे pKb प्लस लॉग वहाँ पे बेस बाई एसिड होता है, तो यहाँ पे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बाई बेस की कॉन्सेंट्रेशन। तो pKb हमें गिवन है 5 प्लस लॉग एसिड हमें गिवन है 0.1 मोलर जो कि NH4 प्लस है, और NH3 बेस गिवन है 0.01, तो ये 10 आ गया। तो 5 प्लस लॉग 10 1 मतलब 6, तो POH 6 है, देयरफॉर pH इक्वल टू 14 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 8, तो 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है ना, फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नो रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि अब इसके पास जगह नहीं है। अगर एक हाइड्रोजन रहता कार्बन से अटैच्ड तब ऑक्सीडाइज होता। तो अगर हम इसको हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने से कॉपर के साथ या किसी के साथ भी, तो ये H2O रिमूव हो जाएगा बगल बीटा पोजीशन से, तो ये ऐसा डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। In which of the following compound does the ratio of anion to cation size have lowest value? anion to cation, anion to cation अगर हम देखें, anion to cation अगर हम देखें तो अनायन यहाँ पे Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस तीनों में अनायन सेम है। तो कटायन जिसमें बड़ा होगा उसमें रेशियो सेम आएगा, उसमें रेशियो सबसे कम आएगा। तो कटायन सबसे बड़ा किस में है? Na प्लस और K प्लस में। K प्लस में ही बड़ा कटायन है, तो K प्लस बड़ा कटायन है, तो फिर इसमें कम आएगा। और फिर NaBr है, तो ये Br माइनस तो बड़ा आयन हो गया, तो इसमें रेशियो तो बड़ी आ जाएगी, तो KCl आंसर हो जाना चाहिए। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Br और Br प्रेजेंट है यहाँ पे। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? अल्कोहलिक KOH सबसे पहले अल्कोहलिक KOH मतलब ETO माइनस है, तो ETO माइनस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एक, और यहाँ से Br डिपार्ट कर गया, जिससे ये डबल बॉन्ड Br फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके बाद फिर CH3, फिर हमें रिएजेंट पूछ रहा है जिससे हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकें। तो अब हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि अब हम विनाइलिक हाइड्रोजन को रिमूव करने जा रहे हैं। विनाइलिक हाइड्रोजन को रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो एक स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड है, और वो स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड है, NaNH2। NH2 माइनस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, NH2 माइनस इज़ इवन स्ट्रॉन्गर बेस दैन OH माइनस। तो इसके साथ जब हम NH2 माइनस का यूज़ करते हैं, और NH2 माइनस एक्सेस में यूज़ करते हैं जनरली, ताकि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। एसिडिक भी है, जो फॉर्म होगा वो, जैसे ये H फॉर्म हुआ बट NH2 माइनस सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है, तो ये नेगेटिव बना लेगा। फिर नेगेटिव को फिर हम एनायन को फिर H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये H फॉर्म करेगा। तो केवल सोडामाइड से ये रिएक्शन लिखना थोड़ा गलत है, बट ठीक है, गिवन एग्ज़ाम कंडीशंस हम C पे टिक कर देंगे। Copper metal has a specific heat of this and has melting point of 1083 degrees Celsius. Calculate the amount of heat required to raise the temperature of ethagram copper from 20 to 875। मतलब इस टेम्परेचर से कम है ना, ये जो मेल्टिंग पॉइंट गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड ही रहेगा। तो हमें स्पेसिफिक हीट गिवन है, तो हीट फाइंड कर लेते हैं MS डेल्टा T से। मास गिवन है हमें 22.8 ग्राम, स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.385 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये कितना आ रहा है 875 माइनस 20 855 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो गया और ग्राम भी कैंसिल हो गया, जूल में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इतना ख़तरनाक मल्टीप्लाई तो कौन करेगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इधर ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए हुए हैं, है ना, तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस नंबर को 900 कर देते हैं, और इस नंबर को 20 कम कर देते हैं, ताकि चीज़ें बैलेंस रहे। 30 इंटू इसको भी 0.4 कर देते हैं इंटू 900, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा। 12 इंटू 900, तो 9 दूनी 18, और 20 कर रहे थे, सॉरी 20 करेंगे ना कि 30 करेंगे। तो 8 इंटू 900, तो ये 7200 आ गया। 7200 जूल मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7.2 किलो जूल, ठीक है।
या फिर पूरा मल्टीप्लाई करके और टाइम वेस्ट कर सकते हैं एग्जाम। अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स दिस विथ कॉपर आयन इन द एल्कलाइन सॉल्यूशंस बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशंस। एसिडिक सॉल्यूशन में तो कैसे बनाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन में अगर Cu2+ है और NH3 है और H+ भी प्रेजेंट है अगर, तो NH3 और H+ ही आपस में मिलके और NH4+ बना लेंगे। NH4 के प्लस के पास अब कोई लोन पेयर नहीं है, और अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो फिर ये डोनेशन तो कैसे करेगा? तो यही रीज़न, इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन्स कोऑर्डिनेट विथ अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मिंग NH4+। तो ये करेक्ट रीज़न है। सॉरी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर XeF4। XeF4 डिस्प्रोपोर्शनेट्स वायलेंटली। सही बात है, ज़ेनॉन बनाना तो चाहता नहीं है मॉलिक्यूल्स, और हम बना देते हैं, तो फिर ये वाटर या इनके प्रेजेंस में काफ़ी जल्दी डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, Xe और XeO3 इनमें बन जाएगा। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये भी सही है। फ्लोरीन लूज़ कर देगा तो SF4, प्लेटिनम, इन सब के साथ हम फ्लोरिनेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑक्टाहेड्रल शेप अगर हम देखें तो 4 फ्लोरीन है और 2 लोन पेयर है, तो ऑक्टाहेड्रल इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी। इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है स्क्वायर प्लानर, तो ये गलत है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, पढ़ लिया। विच 2 कंपाउंड्स हैव लीस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन? लीस्ट मास तो हम सबसे पहले CO2 में 4.4 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ CO2 निकाल के, अच्छा हर एक में O2 ही है ना, तो हम जितने मोल्स ऑफ CO2 होंगे उतने ही मोल्स मास ऑफ डायरेक्टली O2 फाइंड करें। मास ऑफ O2 बराबर, सबसे पहले मोल्स ऑफ O2 निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ O2 4.4 ग्राम CO2 है अपॉन 44 ग्राम पर मोल CO2, या इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर लेवल मेथड में अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आसान लगेगा। 1 मोल CO2 का जो मास होता है वो है 44 ग्राम, और 1 मोल CO2 में 1 मोल O2 मिल रहा है हमें, और 1 मोल O2 का मास 1 मोल O2 इज़ 32 ग्राम। तो ये 44, ये 0.1 टाइम आ गया, तो ये यहाँ से 3.2 ग्राम आ रहा है मास ऑफ O2 फर्स्ट केस में। 3.2 ग्राम। सेकंड में देखें तो 46 है, तो 46 बाई 2.3 मोल NO2 आ गया, और इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 23 दूनी 0.2 टाइम्स, तो ये 2 दूनी 4 और 6.4, ये आ रहा है 23 और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 2.3 है, सॉरी उल्टा लिख दिया। 2.3 ग्राम है, 2.3 ग्राम है अपॉन 46 इंटू 32, तो ये 0.2 आ जाएगा, तो ये 1.6 आ जाएगा। अभी तो वहाँ गलती हो जाती। इसके बाद 6.8 अपॉन 34, 6.8 अपॉन 34 ये मोल आ गए H2O2 के, और इसको फिर 32 से मल्टीप्लाई कर दें तो 34 और ये 0.2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6.4। इसके बाद 64 है, तो 1.6 अपॉन 64 इंटू 32, 32 इंटू 2, तो ये 0.8 आ जाएगा, तो 0.8 ये है O2 का मास। हमने हर एक जगह कैलकुलेट कर लिया, तो यही ऑक्सीजन का भी मास होगा। विच ऑफ द 2 कंपाउंड हैज़ लीस्ट मास? तो 2 और 4, तो 2 और 4 करेक्ट आंसर। गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड बाय मेकिंग सॉल्यूबल साइनाइड कॉम्प्लेक्स, जिसको लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, या साइनाइडेशन भी बोलते हैं। तो AuCN होल ट्वाइस 2- फॉर्म होता है, और 2- फॉर्म होता है, तो ये इससे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इन क्रोमियम एटम नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर एस इक्वल टू +12। क्रोमियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन। एक्सेप्शन है 4s1 3d5। अब एक 4s है और 5 3d है। अब देखो ये बेवकूफ़ी वाली क्वेश्चन है अगेन। हम अप स्पिन भी फिल कर सकते हैं और कम्प्लीटली डाउन स्पिन भी फिल कर सकते हैं, लेकिन
हमें नेगेटिव नंबर तो नहीं लाना है, तो हम इसको अप स्पिन फिल कर देते हैं, 0 ऑप्शन है भी नहीं, तो टोटल हैविंग क्वांटम नंबर s इक्वल टू +12 3D इलेक्ट्रॉन्स। तो 3D इलेक्ट्रॉन में ये 5। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ HCHO एंड PHCHO, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर कैनिज़ारो रिएक्शन कराएंगे, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये हमेशा ही ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये HCO- बनाएगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा PHCH2OH में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ओहो, देखें डबल बॉन्ड OCl है, HN3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, N3- है समझो, NaN3 के जैसा। तो ये रिएक्शन करेगा तो O- बन जाएगा, O- N3 अटैच हो जाएगा, Cl O- बैक अटैक करेगा तो फिर Cl निकल गया, और ये बन गया डबल बॉन्ड O, N3 मतलब N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। N- आ जाएगा इधर, तो ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड O N N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस माइनस। अब देखें अगर तो ये नेगेटिव चार्ज अगर इधर जाएगा वापस तो फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, बट उधर ऑक्सीजन भी है जहाँ डिलोकलाइज हो सकता है। अगर इधर जाता है तो फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इससे क्या फॉर्म होगा, इससे बन रहा है O- डबल बॉन्ड N N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब O- फिर से अटैक करेगा, बैक अटैक अगर करेगा तो अब अपने पास ऑप्शन है। देखो अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो फिर से सेम स्ट्रक्चर पिछले वाला जनरेट हो जाएगा, तो ये काम हम नहीं करेंगे। फिर हम क्या काम करेंगे, ये अगर इधर आता है तो फिर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए ये बॉन्ड टूट कर और इधर नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि N2 काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है जो यहाँ से निकलना चाह रहा है, तो यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा और ये रीअरेंज होके स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है, देखो C डबल बॉन्ड O इधर बना, इधर डबल बॉन्ड N है और इधर फिर एक इथाइल ग्रुप आ गया, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करा रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये तो हीटिंग प्रोसेस से हो गया इतना। अब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H2O कहाँ पे अटैक करेगा, H2O इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है सबसे ज़्यादा, तो इस पे अटैक करेगा, O- बन गया, तो कार्बन O- और एक H+ को भी शिफ्ट करा देते हैं, +- H+, तो ये OH बन गया, डबल बॉन्ड N, और ये क्या है, एक इनोल है तो टॉटोमराइज हो जाएगा, CnH OH डबल बॉन्ड O, और ये अब फिर फर्दर ये एसिड है और नाइट्रोजन यहाँ पे बेस के जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये CO- डबल बॉन्ड O NH+, और फाइनली ये O- अगर फिर से पुश करता है इधर तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे CO2 एक बनता हुआ दिख रहा है और एक NH2 बन रहा है। तो ये रिएक्शन अगर आपको याद है, पढ़ रखा है, तब तो फिर करो, नहीं तो रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने आना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो करली एरोज़ है वो अगर आप बेटर ड्रॉ कर सकते हो, समझ सकते हो रिएक्शन को, तो फिर प्रोसीड करना आसान है। तो NH2 फॉर्म हो रहा है और CO2 फॉर्म होता है, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन अपना बन रहा है C। 1 मोल ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टेड टू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, मेल्टिंग, बॉइलिंग ये सब, तो उस पॉइंट पे जो डेल्टा G होगा ये 0 होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 2-3% अल्कोहल आयोडीन मिक्सचर इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन सही है, जो कि एंटीसेप्टिक भी होता है, ये भी सही है। बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज एंटीसेप्टिक फॉर आइज, ये नहीं पता। ऑल ऑफ दीज, तो ये दोनों सही है, तो फिर इसको सही होना ही पड़ेगा, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा, क्योंकि हमें एक ही टिक करना है।
हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 4 मोल ऑफ वाटर यूजिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। H2O डिकम्पोज हो रहा है, H2 और O2 में रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, हाफ O2 कर देते हैं, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे? 2 H2 है, दोनों पे +1 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है 1 मोल H2 के लिए। तो 4 मोल H2O है, 4 मोल H2O के लिए 8 मोल H2O का 8 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, 8 मोल इलेक्ट्रॉन, सॉरी, तो अपने पास 8 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल H2O के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन थे, तो 8 मोल इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम। 1 कूलम इज़ 1 एम्पियर सेकेंड। और अब हमें क्या चाहिए? हमें सेकेंड चाहिए, तो हम एम्पियर से डिवाइड कर देते हैं, 4 एम्पियर बस। तो मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, कूलम कैंसिल हो गया, एम्पियर कैंसिल हो गया, सीधा सीधा सेकंड पे आ गए हम। 4 2 जा 8, ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19 0 0, तो ये आ रहा है 1.93 इंटू 10⁵ सेकेंड। द pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन में डिफर फ्रॉम 7। तो टाइट्रेशन किसका टाइट्रेशन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है तो pH कितना आएगा? 7 आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो फिर pH स्ट्रॉन्ग एसिड के मतलब pH लेस देन 7 आएगा, है ना। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सॉल्ट फॉर्म, जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, NH3 का टाइट्रेशन कर रहे हैं मानो HCl के साथ, H+ के साथ, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा? ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो NH4+ फॉर्म हो जाएगा। अब NH4+ जो है वो एक वीक एसिड है, समझो, NH4+ इज ए वीक एसिड, तो फिर ये सॉल्यूशन का जो pH होगा ये लेस देन 7 कर देगा। तो सॉल्ट जो भी बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग? तो पॉलीअमाइड, अमाइड तो दिख ही नहीं रहा है हमें, यहाँ पे एस्टर दिख रहा है, तो पॉलीएस्टर है। डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, तो डी ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन, डी फ्रुक्टोज जो है वो कीटोज है, ऐसे CH2OH है और C डबल बॉन्ड O है, लेकिन ये फेलिंग सॉल्यूशन टॉलेंट वेंडिक्ट ये सब दे देता है क्योंकि इनोलाइजेशन हो जाता है इसका, और इनोलाइजेशन होके ये CHO में ही कन्वर्ट हो जाता है तो एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये तीनों ही रिएक्शन डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज दोनों देंगे, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इन तीनों से। Br2H2O जो है वो सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, डी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बट डी फ्रुक्टोज रिएक्शन नहीं करेगा, तो Br2H2O आंसर हो जाएगा। केमिकल्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, मैसेंजर्स इसका आंसर है। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज सप्रेस्ड। कार्बोनिल ग्रुप अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, अच्छा यहाँ पे सिंपली CH3 है, यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे अमाइड है। तो C डबल बॉन्ड O का कैरेक्टर जितना ज़्यादा इधर से पुश मिलेगा इलेक्ट्रॉन पेयर का, उतना ही ज़्यादा O- में कन्वर्ट हो गया। C डबल बॉन्ड O से O- में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इस इधर वाले एटम के डोनेशन पे डिपेंड करेगा। तो वो डोनेशन सबसे ज़्यादा NH2 में होता है, तो NH2 ज़्यादा डोनेशन करता है तो ये सबसे ज़्यादा सप्रेस करेगा। द रिएक्शन ऑफ इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट, अब ये बनाने में ही बेंजोएट बनाते हैं, बेंजोइक एसिड C डबल बॉन्ड O-, बेंजोएट बनाया, पैरा पे हमें अमीनो लगाना है, इधर NH2 लगाया और इथाइल भी है, तो इथाइल कहाँ लगाएंगे? बेंजोएट के साथ, एस्टर है ये एक्चुअली, तो ये बन गया। अब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ, तो HNO2 के साथ ये N2+ बना लेगा और HBF4 के साथ ये फिर N2+ BF4- का जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो फॉर्म कर लेगा। और उसके बाद फिर हम क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड X
व्हेन हीटेड, तो फाइनली जब हम हीट करेंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे फिर ये फ्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पैरा पोजीशन पे फ्लोरो लग रहा है ना, तो पैराफ्लोरोबेंजोएट, इथाइल पैराफ्लोरोबेंजोएट। 1 मोल ऑफ मिथानॉल व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन, मिथानॉल अगर आप बर्न करते हैं CH3OH प्लस O2 बनाएगा CO2 प्लस H2O, तो रिएक्शन बैलेंस करो, कार्बन बैलेंस्ड है दोनों तरफ। हाइड्रोजन देखें तो इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 कर देते 2, और ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो इधर एक पहले से है तो 3 ही जोड़ना है, तो 3/2 कर दो, तो सब बैलेंस हो गया। अब देखो ये दिया हुआ है कि जब 1 मोल मिथानॉल बर्न होता है तो 723 किलो जूल पर मोल ये हीट रिलीज़ करता है, और तब जब 1 मोल मिथानॉल बर्न होता है तो 3/2 मोल O2 बर्न होता है, तो 3/2 मोल O2 के करस्पॉन्डिंग जो हीट है वो है 723 किलो जूल, तो 1 मोल O2 के करस्पॉन्डिंग जो हीट होगा वो हो जाएगा 723 इंटू 2/3, 3 2 6 4 12 1, तो ये आ जाएगा 2 8 4 482 किलो जूल। कलर ऑफ I2 सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज होगा, अगर ये I- में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो Na2H2O3 के साथ रिडक्शन हो जाएगा। ये सब तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में थायोसल्फेट आयन के साथ रिएक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद KCN, इथेनॉलिक KCN इसके साथ रिएक्ट कर देगा, SN2 रिएक्शन होगी तो ये CN बना लेगा, ये भी रिएक्शन कर लेगा, CN- COCl है, CN- इस पर अटैक करेगा, O- बैक आएगा तो Cl निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड OCN बन जाएगा। ये भी इसके साथ SN2 रिएक्शन नहीं होगी, Cl यहाँ पे है तो CN- इस पोजीशन पे अटैक नहीं कर सकता है, नो SN2 रिएक्शन एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। विनाइल या फिनाइल इन पे SN2 नहीं होगी, तो इसके साथ KCN रिएक्ट नहीं करेगा। इन एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज, एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस में एल्यूमिनियम के साथ Fe2O3 का रिएक्शन होता है और ये फॉर्म करता है Al2O3 प्लस Fe, और हीट निकलता है जो भी है। तो एल्यूमिनियम कैसा बिहेव कर रहा है, एल्यूमिनियम खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस, मतलब एल्यूमिनियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। A mixture of 100 ml of oxygen and 500 ml of hydrogen is reacted to form water. H2 plus O2 का रिएक्शन कराया, H2O बनाया, बैलेंस किया, इसका लिया था ऑक्सीजन 100 ml लिया, इसका 500 ml लिया। What is the maximum theoretical decrease in volume? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, इसको दोनों को, इसको 2 से डिवाइड करें 200 आएगा, ये 100 आ रहा है, तो ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट, सॉरी ये कम वैल्यू आ रही है 100, तो ऑक्सीजन है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये लिमिटिंग है तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर सॉल्व कर लो, ये -100 होगा, -200 हो जाएगा। तो हमें तो यही पूछा डिक्रीज इन वॉल्यूम, 200 और 100, 300 कम हो रहा है, 300 ml। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन बिहेव्स एज द वीकेस्ट बेस। NF3 में जो 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा अपनी तरफ, तो ये वीकेस्ट बेस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। ऑक्सीजन और सल्फर ऐसे तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जनरली डिक्रीज होती है, लेकिन ऑक्सीजन इतना छोटा, इतना क्लोज रहता है कि इन ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन्स में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन फील होता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड काफ़ी अनस्टेबल रहता है, और H2O2 और ये सब काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। सल्फ़र मैक्सिमम रहता है, और फिर इनमें तो कम ही होगा फिर, क्योंकि बॉन्ड रेडियस बढ़ रहा है तो फिर डिक्रीज़ हो जाएगी वैल्यू। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, I/m की वैल्यू किस में ज़्यादा है, जैसे 0.2 मोलर लिखना चाहिए था एनीवे। तो इसमें अगर हम डेल्टा TF देखें तो ये आ रहा है I/KF तो कांस्टेंट है, तो 2 आयन रिलीज़ हो रहा है Na+OH- तो 0.4 KF। इसमें डेल्टा TF कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डेल्टा TF 2 और 1 3,
3 आयन रिलीज़ हो रहे तो 0.6 kF, इसमें 2 आयन रिलीज़ हो रहे हैं तो डेल्टा TF आ जाएगा 0.2 kF, इसमें 2, एक 3, एक 4, एक 5 आयन रिलीज़ हो रहा है तो डेल्टा TF आ जाएगा 0.5 kF। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट तो 0.6 kF हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा आंसर इसका। फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड, NOH माइनस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम, इसको हॉफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं। जब हम RNH2 या इन सब को हम पहले मिथाइलेशन करवाते हैं कम्प्लीटली, और R मिथाइलेशन या कोई भी एल्काइलेशन कराते हैं पहले, अभी हम मिथाइलेशन ही देख लेते हैं। CH3 होल थ्राइस I प्लस I माइनस के साथ रिएक्शन कराया और फिर इसका Ag2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो पहले वो OH इसको रिप्लेस कर देता है आयोडीन को, CH3 होल थ्राइस प्लस OH माइनस, और फिर जब इसकी हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने से हॉफमैन एलिमिनेशन शो करता है, जहाँ पे जो लीस्ट हिंडर्ड बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है उसको रिमूव करते हैं, तो उसको हॉफमैन एलिमिनेशन बोलते हैं। एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन विच इज़ अकाइरल, ऑल दी अमीनो एसिड्स आर काइरल, और ये L कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें अमीनो एसिड्स में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में जनरली डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज मिलता है, यहाँ पे L कॉन्फ़िगरेशन मिलता है एट देयर अल्फा कार्बन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगेन आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा कर लिया रोज़ पे ध्यान दो, इससे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक आसान हो जाती है। तो ओके, थैंक यू।